वेलकम फ्रेंड्स। आज हम नए चैप्टर पर डिस्कस करेंगे, उसको लर्न करेंगे। और ये नया चैप्टर है गॉस लॉ। गॉस लॉ ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने का एक आसान तरीका है। देखो, इसके पहले क्या होता था कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे किसी पॉइंट चार्ज से। ऐसे अगर पॉइंट चार्ज क्यू था तो उससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से निकाली जाती थी डायरेक्शन के साथ। और अगर कोई कॉन्टिन्यूअस चार्ज आइटम था तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले उसके एक पॉइंटी एलिमेंट से निकालते थे। अगर पॉइंटी एलिमेंट dq है तो dq/r², और डायरेक्शन बाद में लगाते थे। और इसको हम इंटीग्रेट करते थे, इसको हम पूरी बॉडी पर इंटीग्रेट करते थे। तो ये दोनों तरीके थे, और ये दोनों तरीकों से जब हम इससे तो निकालना बहुत आसान था क्योंकि पॉइंट चार्ज है और उससे कुछ डिस्टेंस पर निकालना है। लेकिन जब कॉन्टिन्यूअस चार्ज बॉडी होती थी तब हमको यहाँ पर बहुत ढेर सारा इंटीग्रेशन करना पड़ता था। बहुत कठिन काम हो जाता था निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या है कि गॉस लॉ एक ऐसा लॉ है जिससे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत आसानी से निकालते हैं। और गॉस लॉ जो है वो वेरी यूजफुल है व्हेन प्रॉब्लम में सिमेट्रिसिटी हो। क्या हो? सिमेट्रिसिटी दिखती हो, मतलब प्रॉब्लम जो है उनमें सिमेट्री नजर आ रही हो, सिमेट्री। तो ये बहुत आसान हो जाता है और हम बहुत हार्ड कैलकुलेशन से बच जाते हैं। ठीक है, तो गॉस लॉ पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, गॉसियन सरफेस। आखिर ये गॉसियन सरफेस है क्या, बताते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं किसी चार्ज से, चार्ज जैसे Q या चार्ज कोई -Q, इससे जनरेट होता था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव चार्ज होता था तो इससे दूर जाता था, ऐसे उससे अवे डायरेक्शन होती थी उसकी। और अगर नेगेटिव चार्ज था तो उसकी और डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, ये आप जानते थे। ये सरफेस क्या है? ये सरफेस एक रियल भी हो सकता है और एक इमेजिनरी भी हो सकता है। ये हम पे डिपेंड करता है, मतलब हम लोगों पर, कि हम सरफेस जो ले रहे हैं वो कैसा है। हम लोग इंडिपेंडेंट है गॉसियन सरफेस लेने के लिए। बट गॉसियन सरफेस लेते वक्त हमेशा ध्यान रखिएगा, गॉसियन सरफेस लेते वक्त हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं सिमेट्रिसिटी हमको मिल रही है तो हम उसका पूरा लाभ उठाएं। ठीक है, जिससे कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाए। समझ में आया? तो गॉसियन सरफेस क्या है? अगर कोई चार्ज है, चाहे +Q ले लो चाहे -Q ले लो, अगर कोई चार्ज है, ये +Q चार्ज और -Q चार्ज, तो आप उसके चारों ओर एक रियल या एक इमेजिनरी, रियल ले लो चाहे इमेजिनरी ले लो, एक क्लोज सरफेस बना सकते हो, एक क्लोज सरफेस बना सकते हो। तो ये जो सरफेस है ये एक गॉसियन सरफेस है। आपको यहाँ पर एक सर्किल दिख रहा है, ये सर्किल नहीं है, मतलब आप कैसा भी बना सकते हो, वो आप पर डिपेंड है। ये गॉसियन सरफेस हो गया।
मतलब आप फुल्ली इंडिपेंडेंट हैं कि आप ये सरफेस रियल में कोई मौजूद है वो सरफेस ले रहे हैं या अपनी कल्पना के थ्रू ले रहे हैं, यानी इमेजिनरी ले रहे हैं। ठीक है, आप इंडिपेंडेंट हैं। बस सजेशन ये है कि सिमेट्रिसिटी का फुल इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो ये गॉसियन सरफेस है। जो सरफेस किसी चार्ज को इनक्लोज करे वो गॉसियन सरफेस है। ठीक है, अब हम आएंगे अदर चीज पढ़ने। अब हम नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे एरिया वेक्टर। भाई सरफेस तो ले लिया, उस सरफेस का कुछ एरिया है और एरिया का वेक्टर। एरिया वेक्टर कैसे लेते हैं? अगर कोई इमेजिनरी या रियल जैसा भी हो, अगर आपने गॉसियन सरफेस ले लिया है तो गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो देखो पहले एरिया वेक्टर की तरफ ध्यान दो। तो एरिया वेक्टर क्या होता है? अगर कोई प्लेन सरफेस है, अगर कोई प्लेन सरफेस है और अगर प्लेन सरफेस ना हो, मान लो ऐसे ये प्लेन सरफेस नहीं है, तो आप इसके छोटे छोटे टुकड़े करो। जैसे हमने एक छोटा सा टुकड़ा ये लिया फॉर एग्जाम्पल, ये हमको लगभग प्लेन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हमको एक लगभग प्लेन थोड़ा दिखाई दे रहा है। अगर इसका एरिया डीए है, छोटा सा एरिया, तो एरिया या एक बड़ा अगर प्लेन सरफेस है तो उसका एरिया ए। ठीक है, अगर एक बड़ा सरफेस है तो उसका एरिया है, छोटा है तो मान लो उसका डी है, बहुत छोटा। तो उस एरिया का मैग्नीट्यूड और एरिया पर परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर होगा, एरिया पर परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर होगा, ये मान लो अगर एन कैप है तो एन कैप, जैसे यहां पर भी अगर इस पर यूनिट वेक्टर एन कैप एन डैश कैप है, मान लो दूसरी डायरेक्शन है तो एन डैश कैप। ये होते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर मीन्स एरिया और एरिया पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। ठीक है, दोनों को जब आप कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा आपका एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इक्वल टू एरिया का मैग्नीट्यूड और एरिया पर नॉर्मल वेक्टर। अगर बहुत छोटी अमाउंट है तो एरिया वेक्टर इक्वल टू एरिया का मैग्नीट्यूड और एरिया पर नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, समझ में आया? ये तब सही है जब आप लगभग फ्लैट सरफेस लेते हो। ये फ्लैट सरफेस के लिए सही है। ठीक है, अगर कर्व्ड सरफेस है तो वहां आपको प्रोजेक्शन डालना होता है, प्रोजेक्शन लेना होता है, वो उसकी डायरेक्शन आप यूज कर सकते हैं, बट आपको प्रोजेक्टेड एरिया भी लेना होगा। ठीक है, तो फिलहाल हम धीरे धीरे सीखेंगे हर चीजें। तो एरिया वेक्टर ये हुआ। तो गॉसियस, आपने गॉसियन सरफेस तो ले लिया, तो उस सरफेस को डिनोट यानी उस सरफेस को रिप्रेजेंट करने वाला एरिया वेक्टर भी हमको चाहिए। तो एरिया वेक्टर ऐसे निकालते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना। अभी हमने देखा कि एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन लेते हैं वो एरिया पर परपेंडिकुलर लेते हैं, एरिया पर परपेंडिकुलर लेते हैं। तो अगर ये मान लो कोई फ्लैट सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस है, तो इस पर परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और इस पर परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो गॉस लॉ लगाते वक्त आप कौन सी डायरेक्शन लेंगे? आप एरिया की डायरेक्शन यानी एरिया पर नॉर्मल वेक्टर आप किस डायरेक्शन में लेंगे? इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे? भाई सरफेस तो ऐसे है, अब सरफेस के दोनों ओर नॉर्मल खींच सकते हो, तो किस तरफ जाएंगे? उसके लिए एक मेथोडोलॉजी है, उसको आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो अगर किसी चार्ज को कोई सरफेस इनक्लोज करता है, रियल हो या इमेजिनरी हो, कुल मिला के वो गॉसियन सरफेस कह सकते हो।
तो अगर कोई गॉसियन सरफेस है यानी इसके अंदर चार्ज है, गॉसियन सरफेस मीन्स उसके इनक्लोज्ड में चार्ज है, अगर वो मतलब ये चार्ज है उसके अराउंड कोई गॉसियन सरफेस है, तो गॉसियन सरफेस पर ये जो एरिया वेक्टर का जो नॉर्मल जो लेते हैं, एरिया वेक्टर का जो नॉर्मल लेते हैं यानी एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर जो लेते हैं एरिया की डायरेक्शन, वो हमेशा आउटवर्ड ली जाती है। कैसे ली जाती है? आउटवर्ड। जैसे यहां पर आउटवर्ड, यहां पर आउटवर्ड। गॉसियन सरफेस जो होता है उसके आउटवर्ड, सरफेस के आउटवर्ड जो डायरेक्शन होती है उसी को हम बोलेंगे एरिया की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड। इधर भी जा सकते थे लेकिन इनर की ओर लेने का कॉन्सेप्ट नहीं है। गॉसियन सरफेस के हमेशा आउटवर्ड ही आप एरिया की डायरेक्शन लेंगे, यानी उस सरफेस की डायरेक्शन जो होगी यानी नॉर्मल डायरेक्शन आप उस इनक्लोज सरफेस जो भी है गॉसियन सरफेस उसकी जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड लेंगे। चार्ज अंदर इनक्लोज रहेगा, आप ये जो एन वेक्टर है यानी एरिया की जो डायरेक्शन है या सरफेस की जो डायरेक्शन है आप आउटवर्ड लेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए। तो अगर किसी गॉसियन सरफेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर जाएगा अभी। और अगर किसी गॉसियन सरफेस के अंदर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस के इनवर्ड रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिविटी की ओर लिया जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से अवे लिया जाता है, ई। ऐसे तो आप समझ रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज अगर इनक्लोज्ड है किसी सरफेस के अंदर तो उससे निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होंगी, बताएंगे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाले जो लाइंस होती हैं उनको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे हमने यहाँ ऐसे ले ली तो वो गॉसियन सरफेस को चीरती हुई बाहर आती हैं, और अगर निगेटिव चार्ज इनक्लोज्ड है किसी सरफेस में तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेंगी वो उस सरफेस को चीरती हुई, पियर्स करती हुई इनवर्ड रहेंगी। लेकिन दोनों डायरेक्शन में जो सरफेस है उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड ही लेंगे हमेशा, याद रखना। क्योंकि हमने पहले बोला है कि ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए कि गॉसियन सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो आउटवर्ड लिया जाता है, इनवर्ड नहीं लिया जाता। ठीक है, यूं तो आप किसी सरफेस पर दो तरफ डायरेक्शन ले सकते हैं। जैसे देखो ये सरफेस है इधर और इधर, फॉर एग्जांपल जैसे पेज है, ये पेपर है, तो ज्यादा है ये एक सरफेस है, तो सरफेस पर आप नॉर्मल की डायरेक्शन यानी सरफेस की डायरेक्शन या एरिया की डायरेक्शन जो होता है एरिया वेक्टर का मतलब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो हमेशा सरफेस पर एक परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिया जाता है, तो वो ऐसे भी आप ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो। लेकिन अगर किसी चार्ज को इनक्लोज करता हुआ कोई सरफेस है, मान लो ये चार्ज है, ये इसके अंदर आ गया है ना, अब ये सरफेस इनक्लोज सरफेस हुआ, तो हमेशा जो डायरेक्शन लेंगे वो हमेशा बाहर की ओर ही लेंगे, आउटवर्ड, अंदर की ओर नहीं। इनक्लोजनेस की ओर नहीं जाएगी वो डायरेक्शन, आउटवर्ड ही जाएगी। तो अभी तक हमने जितना आपको अभी तक समझाया, आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। ठीक है, और अब हम अगले चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, नई चीजें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।